आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ। चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुछ यात्रियों के विषय में चर्चा किया था। 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच जो 3 प्रमुख यात्री आए थे, उसी पर यह पूरा चैप्टर डिपेंड है, उसी एक पर यह पूरा चैप्टर निर्भर है। इन्हीं 3 यात्रियों के विषय में हमें इस चैप्टर में चर्चा करना है कि यह 3 यात्री जो आए थे यह कौन थे और एक किसके शासनकाल में भारत आए और भारत में आने के बाद इन्होंने क्या सामाजिक परिवर्तन या क्या प्रथाओं के विषय में अपने यात्रा वृत्तांत में भारतीय समाज के विषय में क्या लिखा, हमें इन्हीं सब के विषय में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमने पहले पार्ट में बताया था, जो कि बहुत ही छोटा पार्ट था, शायद 19 या 20 मिनट का वो क्लास था। उसमें हमने 3 यात्रियों के विषय में बताया था कि वे तीनों यात्री कौन थे और उन तीनों यात्रियों के प्रमुख रचना या प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन थे, कौन सी यात्रा वृत्तांत उनका प्रमुख था और किस यात्रा वृत्तांत का संबंध भारत से है, इसके विषय में हमने पहले पार्ट में बताया था। तो आज चलिए हम दूसरे पार्ट में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमें पता है, हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी यात्री आए और आने के बाद वे लोग अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे। भारत में आने के बाद उन्होंने भारतीय समाज को समझा, भारतीय राजतंत्र प्रणाली को समझा और यहाँ की प्रथाओं और रीति रिवाजों के विषय में जानने का प्रयास किया और उसके विषय में अपने वृत्तांत में लिखा, जिसे हम उनका यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो हमने बताया था कि भारत में सर्वप्रथम जो विदेशी यात्री आया था वह मेगस्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसके बाद तमाम यात्री आए, जैसे फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं सदी ईस्वी में। उसके बाद वेनसोंग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद 10वीं शताब्दी से हम देखें तो सर्वप्रथम 10वीं शताब्दी में अल बरूनी आया था। अल बरूनी भारत में आया और भारत में आने के बाद भारतीय समाज को समझने के लिए उसने संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि भारतीय समाज को समझना आसान नहीं था। भारतीय समाज के जो भी ग्रंथ थे या जो भी रीति रिवाज थे वे भारत से अलग थे, यहाँ की भाषा संस्कृत थी और संस्कृत अल बरूनी के अनुसार बहुत ही कठिन विषय था। उसे समझना, उसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन था। तो अल बरूनी ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का अध्ययन किया पंडितों के साथ, विद्वानों के बीच बैठकर। उसके बाद उन्होंने भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया, उसे समझा, ठीक है। उसके बाद आए थे इब्न बतूता। हमने बताया था कि इब्न बतूता की पुस्तक रहला है। उसके बाद बर्नियर आए थे। तो इन्हीं तीनों यात्रियों के विषय में हमें इस चैप्टर में चर्चा करना है। तो हमने सबसे पहले चर्चा करते हैं, अल बरूनी की एक किताब थी जिसे किताब उल हिंद कहते हैं। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की। यह अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किताब उल हिंद किस तरह का पुस्तक है, तो यह यात्रा वृत्तांत है। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। किताब उल हिंद की भाषा क्या थी? तो लिख लीजिए कि किताब उल हिंद
किताब उल हिंद की भाषा अरबी थी। भाषा क्या थी? अरबी थी। मतलब यह अरबी भाषा में लिखी गई एक सरल और सुस्पष्ट यात्रा वृत्तांत था। और इस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक से हमें भारतीय दर्शन, धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, खगोल विज्ञान, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, लिख लीजिए कि इस पुस्तक से हमें भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, दर्शन, प्रथाएं, रीति रिवाज, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, माप तौल जैसी विषयों के विषय में जानकारी मिलती है। विषयों के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ तक क्लियर है कि हमें किताब उल हिंद से क्या जानकारी मिलती है या कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभक्त है। तो किताब उल हिंद यह अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत है। इसके विषय में पहले पार्ट में भी बताए थे, लेकिन बहुत संक्षेप में बताए थे। तो यहाँ पर आप लोग एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि किताब उल हिंद से संबंधित कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। यह किस तरह का पुस्तक है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। यह यात्रा वृत्तांत है। किताब उल हिंद की भाषा क्या है? तो किताब उल हिंद की भाषा अरबी थी। जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। किताब उल हिंद से हमें किन विषयों में जानकारी मिलती है? भारतीय दर्शन। अगर किताब उल हिंद से हमें किन विषयों में जानकारी मिलती है प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा कि इस पुस्तक से हमें भारतीय धर्म, दर्शन, प्रथाएं, रीति रिवाज, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, माप तौल जैसी विषयों के विषय में जानकारी मिलती है। आज लिख लीजिएगा यहाँ कि आज जैसी, क्योंकि और भी विषय हैं, जैसे विषयों के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ तक क्लियर है? और किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभक्त है? तो किताब उल हिंद जो है यह 80 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यह 80 अध्यायों में विभक्त है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि जो विदेशी यात्री आए थे उन्हें भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था और
कौन से अवरोध बाधक थे, हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे अल-बरूनी की जो भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में टिप्पणी है। हाँ, फिर इब्न बतूता के विषय में, और उसके बाद बर्नियर के विषय में चर्चा करेंगे, और उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे कि जो विदेशी यात्री आए थे भारत में, उन्हें भारतीय समाज को, भारतीय प्रथा को समझने के लिए किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। उन्हें भारतीय समाज और भारतीय प्रथा को समझने में किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, उसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर प्रश्न पूछे कि अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में कौन से अवरोध बाधक थे, तो प्रश्न लिख लीजिए कि अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का, कौन से अवरोध बाधक थे। अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने के लिए कौन से अवरोध बाधक थे। चूंकि जो भी विदेशी यात्री आए भारत, आने के बाद यहाँ पे जो भी कुछ देखा या जिनके विषय में जाना, तो उनकी तुलना वे उन चीजों से कर देते थे जिसके विषय में उन्हें ज्ञान होता था, जिसके विषय में वे जानते थे, तो उनकी तुलना उससे कर देते थे। लेकिन अल-बरूनी के सामने, चूंकि अल-बरूनी एक संस्कृत का विद्वान भी था, और भारतीय दर्शन, भारतीय ग्रंथों का इसने अनुवाद भी किया था। लेकिन अल-बरूनी को प्रारंभ में भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था, उसके विषय में हमें लिखना है। तो लिखिए कि अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में, तीन अवरोध बाधक थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बाधक थे जो निम्न है, जो इस प्रकार है। अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में तीन अवरोध बाधक थे, जो इस प्रकार हैं। पहला अवरोध क्या था? पहला अवरोध था भाषा। पहला अवरोध क्या था? भाषा था। भाषा को समझने में, चूंकि अल-बरूनी के समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, और अल-बरूनी के अनुसार संस्कृत भाषा को समझना बहुत ही कठिन था। संस्कृत भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना, तीनों तरह से अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा अल-बरूनी के अनुसार बहुत ही कठिन भाषा था। और दूसरा क्या था? दूसरा था धार्मिक। दूसरा अवस्था था धार्मिक व्यवस्था व प्रथा। यह दूसरा अवरोध था, धार्मिक व्यवस्था व प्रथा।
क्योंकि अल बरूनी मुस्लिम धर्म से आता है, इस्लाम धर्म से आता है। तो भारत में जब वो आया तो उस समय भारत में इस्लाम धर्म का बहुत अधिक प्रचार नहीं हुआ था। तो यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था और प्रथाओं को समझना उसके लिए कठिन था, क्योंकि इस्लाम से जो, अगर इस्लाम के नजरिए से देखा जाए तो जो धार्मिक व्यवस्था और प्रथा है, भारतीय प्रथा, वह बिल्कुल अलग था। तो अल बरूनी के सामने यह दूसरा अवरोध आया। उसके बाद तीसरा अवरोध क्या था? तीसरा अवरोध था अभिमान। लिख लीजिए यहीं, अभिमान। ये 3 अवरोध अल बरूनी के समय भारत में थे। अब यहां से एक प्रश्न बनता है जो कि आपके एनसीईआरटी के अनुसार है, और यह प्रश्न पूछा जाता है। आप प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लीजिए। क्योंकि हमने अभी बताया कि अल बरूनी संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता था, और इसने भारत के इसने अल बरूनी संस्कृत भाषा का ज्ञाता था, और इसने भारतीय दर्शन, धर्म और ब्राह्मण ग्रंथों का काफी अनुवाद भी किया था। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, आप लिख लीजिए कि क्या आपको लगता है कि अल बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के प्रथाओं पर आश्रित था? हेलो। हाँ बोलिए। ठीक है, कहाँ पर है? तो आ जाइए हमारे गांव। हम्म 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 हाँ, उधर ही आ जाइए, उसके बाद कॉल कीजिए। उनसे आगे थोड़ा सा है। ठीक है, आ जाइए, फिर कॉल कीजिए। तो कॉल आ गया था, रिसीव करना जरूरी था। तो देखिए क्या था कि हमने अभी एक प्रश्न आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि अल बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित रहा? तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसका उत्तर होगा हाँ। लिखिए कि अल बरूनी पूरी तरह से ब्राह्मण ग्रंथों पर आश्रित था। अल बरूनी पूरी तरह से ब्राह्मण ग्रंथों पर आश्रित था। उसने उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवद गीता, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया था। ठीक है कि अल बरूनी जो था, अल बरूनी
भारतीय समाज को समझने के लिए क्या पूरी तरह से भारतीय ग्रंथों पर आश्रित था? तो बिल्कुल था, क्योंकि अल बरूनी पूरी तरह से ब्राह्मण ग्रंथों पर आश्रित था। इसने उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवत गीता, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया था। यहां तक क्लियर है? यह आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लिख लीजिएगा अलग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल बरूनी भारतीय समाज को समझने के लिए क्या भारतीय ग्रंथों पर, भारतीय दर्शन पर आश्रित था? तो हाँ, बिल्कुल आश्रित था, क्योंकि अल बरूनी ब्राह्मण ग्रंथों पर ही आश्रित था। भारतीय समाज को समझने के लिए उसने वेद, पुराण, भगवत गीता, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया था। यहां तक क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे कि अल बरूनी की जाति व्यवस्था पर क्या टिप्पणी थी। अल बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में क्या टिप्पणी की थी, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हाँ, अब हम चर्चा करेंगे कि अल बरूनी ने जो भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में टिप्पणी की थी और फारस की जाति व्यवस्था के भी विषय में अल बरूनी ने बताया था। तो अब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे कि अल बरूनी के अनुसार फारस में, आप प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि अल बरूनी के अनुसार फारस में 4 वर्ग कौन कौन से थे। अल बरूनी के अनुसार फारस में 4 वर्ग कौन कौन से थे और उनका भारतीय वर्ण व्यवस्था से किस तरह से तुलना किया था अल बरूनी ने। तो उसके विषय में अब हम लिखते हैं कि अल बरूनी के अनुसार फारस में, लिख लीजिए कि अल बरूनी के अनुसार फारस में 4 वर्ग थे। और ये 4 वर्ग कौन कौन थे, कौन कौन से थे? फारस में 4 वर्ग थे और ये चारों वर्ग कौन कौन से थे? तो इसमें लिख लीजिए कि पहला था घुड़सवार और शासक वर्ग, यह पहला था। दूसरा क्या था? भिक्षु
और आनुष्ठानिक वर्ग। आनुष्ठानिक वर्ग, ये दो वर्ग हो गए। तीसरा वर्ग क्या था? तीसरे वर्ग में पुरोहित और चिकित्सक थे। चिकित्सक। चौथा वर्ग खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, ये चार वर्ग थे। अल बरूनी के अनुसार फारस के समाज में ये चार वर्ग थे। कौन कौन से थे? घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु और अनुष्ठानिक वर्ग, तीसरा जो था पुरोहित और चिकित्सक वर्ग, चौथा था खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक वर्ग। ये चार वर्ग अल बरूनी के अनुसार फारस में थे। आपका 2 नंबर का यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब अल बरूनी के अनुसार यहीं पर हम लिख देते हैं, आप लोग इसे अलग से लिख लीजिएगा कि अल बरूनी के अनुसार जो भारतीय वर्ण थे, अल बरूनी के अनुसार भारतीय वर्ण चार ही थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण के विषय में बताया है अल बरूनी कि यह एक ब्रह्म के सिर से उत्पन्न वर्ण था, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, और यह सबसे उच्च था। चूंकि सिर सबसे ऊपरी भाग होता है, तो इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर था क्रम में। दूसरा, क्षत्रिय। क्षत्रिय के विषय में बताया है अल बरूनी ने कि यह जो ब्रह्म या विराट पुरुष कह सकते हैं कि जो ब्रह्म उनकी भुजाओं से उत्पन्न यह जाति है, यह वर्ण है, तो यह इसका क्रम दूसरा था। यह ब्राह्मण से नीचे है, क्योंकि सिर के नीचे का जो भाग होता है वही कंधा, वही भुजा होता है। और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। उसके बाद वैश्यों के विषय में भी बताया है। वैश्य कौन से हैं? तो वैश्य के विषय में अल बरूनी ने कहा है कि यह ब्रह्म पुरुष या जो विराट पुरुष है उनकी जंघा से उत्पन्न वर्ण है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद वैश्य थे। उसके बाद चौथा शूद्र। यह ब्रह्म पुरुष के चरणों से उत्पन्न वर्ण था, शूद्र। इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज थे। ये द्विज थे। द्विज का मतलब यहां पर होता है कि इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था, जबकि शूद्र का नहीं। ब्राह्मण का काम था विद्या देना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो अल बरूनी के अनुसार भारतीय वर्ण व्यवस्था के विषय में जो टिप्पणी की थी वो यही है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्योंकि यह प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है, लघु उत्तरी में भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न तो लिखाना संभव नहीं है, बहुत समय उसमें चला जाएगा। तो आप लोग इतना समझने की दृष्टि से नोट कर लीजिए कि अल बरूनी ने जो भारतीय वर्ण व्यवस्था के विषय में टिप्पणी की थी, तो उसके अनुसार 4 वर्ण थे, जो कि प्राचीन काल से ही हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों के विषय में उसने क्या टिप्पणी की थी उसके भी विषय में हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए, अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे इब्न बतूता। भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों का नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। प्रश्न आप लिख सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों का नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। यह प्रश्न है, इसे आप लोग लिख लीजिए। हम इसका उत्तर लिख देते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है व्हाइट बोर्ड पे लिखने में, उसके बाद उसको मिटाने में समय बहुत जाता है। चलिए, अब प्रश्न लिख लीजिए कि भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों के नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ था। जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ था। भारत में पाए जाने वाले वे वृक्ष जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ था इस प्रकार है। इस प्रकार है। पहला है नारियल। नारियल को देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य क्यों हुआ था? क्योंकि यह मानव सिर के समान प्रतीत होता था। मानव सिर के समान प्रतीत होता था। दूसरा क्या था? दूसरा था नारियल। पहला था नारियल, दूसरा था पान। पान में क्या था कि यह अंगूर की लता की तरह उगाया जाता था। अंगूर लता की तरह उगाया जाता था। इसमें फल नहीं होता था। इसे पत्तियों के लिए उगाया जाता था। इसे पत्तियों के लिए उगाया जाता था। ठीक है, तो यह है कि भारत में पाए जाने वाले वे वृक्ष जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ था इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? नारियल और पान। नारियल को देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि यह मानव सिर के समान प्रतीत होता था। दूसरा पान। पान को देखकर इब्न बतूता को क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि यह अंगूर लता की तरह उगाया जाता था। इसमें फल नहीं होता था। इसे पत्तियों के लिए उगाया जाता था। तो यहां तक क्लियर है? यह भी दो नंबर का प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए, एक प्रश्न है, इसे आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि इब्न बतूता के अनुसार उपमहाद्वीप के जो शहर थे वे किस प्रकार के थे। क्योंकि इसे लिखाएंगे तो यह बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है कि इब्न बतूता के अनुसार उपमहाद्वीप के जो शहर थे वे किस प्रकार के थे। तो इब्न बतूता के अनुसार जो उपमहाद्वीप के शहर थे वे बहुत ही घनी आबादी वाले थे। और इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से पता चलता है या प्रतीत होता है कि यह जो शहर थे, इस शहर की जो सड़कें थी वह बड़ी ही भीड़ भाड़ वाली थी और बाजार बड़े रंगीन थे, जहां पे विविध प्रकार की वस्तुएं मिला करती थी। और इब्न बतूता ने ऐसे ही एक शहर का वर्णन किया है अपने यात्रा वृत्तांत में, जिसे दिल्ली कहा है, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। कि इब्न बतूता दिल्ली के विषय में बताता है कि यह एक विशाल शहर था, यह एक बहुत बड़ा था और संभवतः भारत का उस समय सबसे बड़ा शहर था। बाजारों के भी विषय में इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय बाजार केवल आर्थिक गतिविधियों का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि वह सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र था। भारतीय बाजार में जो थे वहां पे मंदिर और मस्जिद, एक मंदिर और एक मस्जिद थे, और साथ में संगीतकारों के लिए, गीतकारों के लिए, गायकों के लिए, नृत्यकारों के लिए, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित किए जाते थे। तो इब्न बतूता के अनुसार यह भारतीय शहर की या उपमहाद्वीप के जो शहर थे उसकी विशेषता थी। क्योंकि इसको हम लिखेंगे तो बहुत समय इसमें जाएगा, इसे आप लोग समझ लीजिए तो वही बेहतर है। बाकी आप लोग किताब से लिख लीजिएगा कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के शहर बहुत ही घनी आबादी वाले थे। और इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से पता भी चलता है कि जो भारतीय सड़कें थी, शहरों की जो सड़कें थी वह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली थी। बाजार विविध प्रकार की वस्तुओं का स्थान था और बाजार आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, जहां एक मस्जिद और एक मंदिर भी होते थे। उसके साथ साथ कलाकारों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित किए जाते थे। और उन्होंने एक ऐसे ही शहर दिल्ली के विषय में वर्णन किया। उसके बाद इब्न बतूता ने यह भी बताया है कि दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, वह भी दिल्ली से आकार की तुलना में उतना ही बड़ा था, हालांकि दिल्ली की तुलना में घनी आबादी वाला शहर नहीं था। तो यह इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर की विशेषता थी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसा भी हो उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम अगला प्रश्न जो है आपका वह लिख लीजिए कि इब्न बतूता के समय संचार के जो साधन थे, इब्न बतूता, प्रश्न लिख लीजिए कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में, प्रश्न लिखिए कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था या डाक प्रणालियों का वर्णन किया है। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है या डाक प्रणालियों का वर्णन किया है। तो यह प्रश्न है, इसको लिख लीजिए। अब इसका उत्तर हम लिखते हैं कि इब्न बतूता ने दो प्रकार की डाक व्यवस्थाओं के विषय में अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। और वे दो डाक व्यवस्था कौन कौन से थे? एक था घुड़सवार डाक व्यवस्था, जो कि 4 मील से अधिक दूरी के लिए जिनका उपयोग किया जाता था, और दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था, जिसका
उपयोग 3 मील से कम दूरी के लिए किया जाता था। तो यही दो प्रकार के डाक व्यवस्था थे। हम इसको लिख देते हैं। चलिए लिख लीजिए कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में दो प्रकार के डाक व्यवस्था का या डाक प्रणाली का उल्लेख किया है। पहला है अश्व डाक व्यवस्था, जिसे घुड़सवार डाक व्यवस्था भी कहते हैं। अश्व डाक व्यवस्था, इसका उपयोग चार मील की दूरी के 4 मील की दूरी से 4 मील से अधिक दूरी के लिए किया जाता था। चार मील से अधिक दूरी के लिए किया जाता था। दूरी के लिए किया जाता था। और दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था। इसका उपयोग तीन मील से कम दूरी के लिए किया जाता था। इतना क्लियर है? गर्मी बहुत ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में पढ़ाना कितना कठिन है। कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में दो प्रकार के डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है। पहला अश्व डाक व्यवस्था, इसका उपयोग 4 मील से अधिक दूरी के लिए किया जाता था। दूसरा पैदल डाक व्यवस्था, इसका उपयोग 3 मील से कम दूरी के लिए किया जाता था। बहुत सिंपल उत्तर है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के अनुसार लिखाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। दो ही प्रकार की डाक व्यवस्था का इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया था। पहला था अश्व डाक व्यवस्था, दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था। यह 2 नंबर का यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। हमने जैसा कि बताया कि जो भी विदेशी यात्री आते थे, भारत के प्रथा को, भारतीय समाज को जब देखते थे, यहाँ की रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करते थे, और जब उन्हें समझ लेते थे तो वे लोग क्या करते थे कि वे लोग जिन प्रथाओं, जिन रिवाजों के विषय में जानते थे, उसी से उसकी तुलना कर देते थे। अगर हम देखें
कि इब्न बतूता और बर्नियर की तुलना की जाए, तो जहां इब्न बतूता ने हर चीज का वर्णन करने का निश्चय किया, जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर क्या था? बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। हम्म और उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना यूरोप और फ्रांस से किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब हम चलिए लिखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। वर्नियर के अनुसार उभरने वाले चलिए, अब प्रश्न है कि वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी शहरी चित्र केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। वर्नियर का यात्रा वृत्तांत क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिख लीजिए कि वर्नियर का यात्रा वृत्तांत लिखाए थे पहले पार्ट में, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर था। ठीक है, बर्नियर का यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर था। और बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को, उत्तर लिखिए जो आप अभी प्रश्न लिखाए हैं कि बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखिए कि बर्नियर मुगल कालीन शहरों को, बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर कहा है। शिविर क्यों कहा है? क्योंकि ये सरकारी गतिविधियों के शिविर नगर कहा है। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा है? क्योंकि यह सरकारी गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। लिखिए, क्योंकि बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है, जिससे उसका आशय, जो आपकी किताब में है वही लिखिए, कि जिससे उसका आशय उन नगरों से था, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए अस्तित्व में बने रहने के लिए
राजकीय शिविर पर निर्भर थे। राजकीय शिविर पर निर्भर थे। राजकीय दरबार के आगमन के साथ ये अस्तित्व में आते थे। ये अस्तित्व में आते थे और इनके चले जाने के बाद ये पतनोन्मुख हो जाते थे। तो यही सरल थे। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद कुछ प्रश्न आए, चूंकि गर्मी बहुत है, पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्लास समाप्त कर रहे हैं। इसे लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद कुछ और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अब प्रश्न आपका जो है वह है, इब्न बतूता के विवरण से दासों के विषय में जो चर्चा की गई थी, उसमें बताया गया था कि इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी भिन्नता थी। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में भी निपुण थीं और साथ में अमीरों पर नजर रखने के लिए भी इन दासों का उपयोग किया जाता था। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कुछ और विदेशी यात्री जो आए थे इस दौरान भारत में, चूंकि आपके टॉपिक में उनका वर्णन है, तो उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर देते हैं। हमें लग रहा है कि इस क्लास को हम बहुत और गहराई से अध्ययन इसका कर सकते थे, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही कंप्लीट करते हैं। हालांकि हम कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे हैं, लेकिन उस पर हम चर्चा जरूर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इब्न बतूता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के शहर कैसे थे, उसके विषय में हमने चर्चा किया, हालांकि उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखा नहीं। उसी तरह से इब्न बतूता के अनुसार दासों की जो उस समय स्थिति थी, उसके विषय में भी हम बताए अभी। चलिए, अब हम कुछ प्रश्न लिखते हैं और उसका उत्तर। निकितिन, यह रूसी यात्री था। निकितिन भारत कब आया था? प्रश्न लिख लीजिए। तो निकितिन रूसी यात्री था। यह लगभग 1466 ईस्वी से 72 ईस्वी के बीच 3 वर्ष भारत में था। अब दूसरा प्रश्न है, लिख लीजिए कि अंतोनियो मॉन्सेरेटे कब आया था भारत? तो लिखिए
अंतोनियो मार्सेरेते, यह स्पेनी यात्री था। यह भारत में अकबर के शासनकाल में काल में 1579 से 80 ईस्वी के बीच आया था। उसके बाद पीटर मुंडी भारत कब आया था? अगला प्रश्न है, पीटर मुंडी भारत कब आया था? तो पीटर मुंडी इंग्लैंड का यात्री था। यह भारत में शाहजहां के शासनकाल में (1630 से 32 ईस्वी के बीच आया था। ठीक है, इतना प्रश्न और थे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण थे, और अब मैं यहीं पर यह क्लास समाप्त करता हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण हम इस क्लास को और लंबा नहीं ले जा सकते। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि निकितिन कहाँ का यात्री था? तो निकितिन रूस का यात्री था। निकितिन कहाँ का यात्री था? तो निकितिन रूसी यात्री था। यह भारत कब आया था? तो यह भारत 1466 ईस्वी से 72 ईस्वी के बीच लगभग 3 वर्ष भारत में रहा। अगला प्रश्न, अंतोनियो मार्सेरेते यह कहाँ का यात्री था? तो यह स्पेनी यात्री था। यह किस मुगल, अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पेनी यात्री मुगल शासक अकबर के दरबार में आया था, तो उसका उत्तर होगा अंतोनियो मार्सेरेते। और यह अकबर के शासनकाल में 1579 से 80 ईस्वी के बीच आया था। किसके शासनकाल में? अकबर। ठीक है, पीटर मुंडी कहाँ का यात्री था? तो यह इंग्लैंड का यात्री था। यह इंग्लैंड का यात्री था। और यह किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यह शाहजहां के शासनकाल के दौरान आया था, 630 से 632 ईस्वी के बीच। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से कोई भी डाउट होगा तो निसंदेह आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके लिए जितना भी महत्वपूर्ण था, हालांकि हम इस क्लास को जल्दी समाप्त किए, लेकिन फिर भी आपके लिए जितना भी महत्वपूर्ण थे, जितने भी प्रश्न अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी जितने भी महत्वपूर्ण थे, हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, और जो कुछ भी प्रश्न छूटा होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हालांकि हमने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर वहीं देंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और हम इसी पार्ट के साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ।